Hello students, welcome to online political science class again. Today we are moving towards the chapter that is US hegemony in world politics. The US hegemony in world politics, so far we have finished up so many areas and we have seen that today we are living in which world? We are living in a unipolar world. That is, the boss of the world is US. So when one superpower died 1991, that is USSR, so one superpower remained. Okay, it remained standby, it remained in power, and it has used this power in a very strongest way day by day. Okay, so there is no other superpower to compete now, and US became the sole superpower that we have seen. And we have also seen how did US today is hegemonizing the world with its military power, with its economic power, with its cultural power. Okay, so many innovative ideas that may be found in the other countries or may be innovated by the other countries, but when it was constantly used by, influenced by, attracted by the thing, and that thing became popular later on. It may be in a cloth system, cloth maybe, or maybe in some raw material, or maybe in a food item, or maybe in a pop song, rap song, fashion, style, anything. Okay, so we have seen that this popularizing idea came in the mind of America. Okay, so America जो है ना वो बहुत शातिर है. वो क्या करता है, वो डिफरेंट कंट्री से बहुत सारा चीज को एडॉप्ट कर सकता है, कर भी लेता है, बट फिर वो एडॉप्ट करने के बाद वो पॉपुलर करते जाता है, वो दूसरे कंट्री के ऊपर छाव गिराते जाता है. ओके, और वो बहुत सारा एमएनसी जो पुटअप करता है डिफरेंट कंट्री में टाइम टू टाइम, बिकॉज हमने देखा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कोल्ड वॉर था तब दो आइडियोलॉजी था, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी. कौन सा था? वन इज सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, एंड और एक था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी. तो देखा गया जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, लिबरलिज्म पॉलिसी, जो ये सब कुछ मिला के जो पॉलिसी जिस कंट्री ने अडॉप्ट किया एंड बिकेम सक्सेसफुल, दैट इज व्हिच कंट्री? दैट इज यूएस. ओके, सो यूएस अपना छाप कल्चरली भी छोड़ा, यूएस ने अपना छाप इकोनॉमिकली भी छोड़ा. जैसे कि इकोनॉमिकली हमने क्या देखा? हमने देखा कि उन्होंने बहुत कुछ किया. ओके, उन्होंने सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब नेवल पावर पे राज करना, समुद्र में राज करना स्टार्ट किया उन्होंने. ओके, उसके बाद हमने देखा इंटरनेट सिस्टम, इनोवेशन ऑफ इंटरनेट सिस्टम. ओके, जिसके कारण आज पूरा दुनिया लिंक अप हुआ है. और फिर हमने देखा हमने कि MBA degree that was popularized by whom? By US itself. Okay, WTO. Okay, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, ये सब कुछ का भी जो इनोवेट किया है, जो लोन देने का सिस्टम या फिर दूसरा कुछ काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या फिर different types of other development, all these things innovated, taken up. It was again it was refined up, and then it was हम बोल सकते हैं उसको फिर यूज किया, वर्केबल किया फॉर द होल ऑफ द कंट्री. सो इकोनॉमिकली भी देखा गया जो यूएस है उनका शेयर जो है मार्केट में 28% शेयर लेके वो चल रहा है अभी. ओके, अभी बढ़ते जा रहा है, उसका शेयर जो है बढ़ते जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में. फिर हमने जो मिलिट्री में देखा है, तो मिलिट्री में क्या देखा हमने कि यूएस जब 12 कंट्री को ऐड किया एक साथ, तो उसके अगेंस्ट में जाके खड़ा हुआ कौन सा कंट्री अकेले में? दैट इज यूएस. ओके, तो यूएस अलोन comparable to the 12 countries in a military power range. तो just think of it कि US was the first country who has gone through the nuclear weaponization. Okay, then US was the country which has went up, which is very technological, tactics, skilled, then latest equipments, arms and ammunition हो या फिर आर्मी इक्विपमेंट्स में हो, आर्मी
जो रिक्रूटमेंट है उसमें हो, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में, मिलिट्री की किसी भी क्षेत्र में आप जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि बाकी कंट्री का जो जैसे टैक्टिक्स जैसे सब कुछ यूज करते हैं, उन सबसे फार फार बेटर इज अमेरिका इन इट्स मिलिट्री पावर, इन इट्स हार्ड पावर। ओके, तो वी हैव सीन दैट यूएस इज living the world. US is living in the world with its soul power, with its unipolar system, which is hegemonizing power in the whole world. तो हमने ऑलरेडी 3 एरियाज को कवर किया। ओके, दैट इज यूएस एस हार्ड पावर, यूएस एस स्ट्रक्चरल पावर एंड यूएस एस सॉफ्ट पावर। ओके, सो टुडे उसका ही लिंक अप हम फिर और एक दूसरे जगह पे जाएंगे आज, दैट इज यूएस हार्ड पावर का एक एरिया, दैट इज मिलिट्री पावर। देखो अभी स्टूडेंट्स, यूएस जो है उन्होंने जब अपना मिलिट्री, हमने क्या पढ़ा कि मिलिट्रीली उन्होंने अपना आर्मी बेस को बहुत स्ट्रांग किया। उनका जो आर्मी का जो ट्रेनिंग है, आर्मी जो लोग जो खड़े होते हैं आर्मी जो जितने शाखा में, दे आर ऑल स्ट्रांग आर्मी। ओके, दे नो सो मेनी टैक्टिक्स और मेथड्स ऑफ वार, and the equipments that has been used so far, they are latest technology that has been used. तो पेंटागन is famous for all these things. तो ये सब हमने देखा एक एरिया। अभी उसी मिलिट्री एरिया में हम फिर आज देखेंगे कि यूएस ने क्या क्या छाव छोड़ा है दुनिया में। यूएस दुनिया को मिलिट्री पावर में, यहाँ पे हमने इतना दिन क्या जो लास्ट जो हम तो 2-3 वीडियो हमने किया, तो उसमें हमने क्या बोला कि यूएस जो है वो अपीलिंग वे में, फिर अट्रैक्टिंग वे में, इन्फ्लुएंसिंग वे में उन्होंने सॉफ्ट पावर का यूज किया। लेकिन मिलिट्री पावर में हमने देखा क्या कि यूएस हैज यूज्ड लिटिल बिट ऑफ coercive power somewhere it has pressurized the other countries. Most of the time maybe it has used coercive power, okay, forceful power to gain some importance, to gain some exploding हो oil fields का exploding हो, तो या फिर किसी कंट्री में दबाव डालना हो, प्रेशराइज करना हो, या फिर किसी भी मतलब what thing US didn't like or that was done by the other country, so US went up and pressurized that country to do something, और मतलब वार में वेज हो जाए and then they will go for war and उसका एक एक्शन लेंगे US, ऑब्वियसली विथ इस डिफरेंट जो उनका जो विंग्स है, और उनका US का जो मेन विंग्स है वो कौन सा है, नेटो फोर्सेस। ओके, तो ये सब को लेके यूएस जाता है, इन्वेंशन करता है, प्रेशराइज करता है और बहुत कुछ होता है। ओके, तो देखा गया स्टूडेंट्स कि इस सब जगह में भी यूएस ने अपना हार्ड पावर का छाव छोड़ के गया। ठीक है, तो आज टुडे हम जो लेंगे तो वो जो पार्ट है दैट इज यूएस हेजिमनी एज हार्ड पावर का दूसरा एरिया, दैट इज actions done by America sometime or the other in different parts of the world, mainly in the European area में हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर कि क्या क्या यूएस ने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी हमने यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा चीज, अब देखो यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम एरिया को पढ़ेंगे वो एरिया कौन सा है, beginning of the new world order। beginning of the new world order, beginning of the new world order का मतलब क्या है, इसमें जाने से पहले मैं उसको थोड़ा बोल देती हूँ। beginning of the new world order का मतलब हो गया कि हेजिमोनिक वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड से हम निकल के आ गए यूनिपोलर वर्ल्ड में। ओके, हेजिमोनिक वर्ल्ड में। तो जो हेजिमोनिक पावर जो यूएस चलाते जा रहा है दैट इज नोन एज बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, तो और दूसरे अगर लैंग्वेज में हम बोलेंगे सो दैट इज हेजिमोनिक पावर यूज बाय यूएस, और दिस क्या बोल सकते हैं उसको, सुपर पावर रोल दैट इज प्लेइंग स्टिल बाय यूएस अलोन। ओके, सो नाउ इन दिस एरिया हमने फिर कवर किया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट गल्फ वॉर 1991। ओके, तो फर्स्ट गल्फ वॉर 1991। अभी मैं यहाँ पे एक स्टोरी बोलती हूँ, आप सुनो। Now, once upon a time, 1990 era, okay, Senior George Bush, okay, he went up and he has invaded
invaded and has tried to capture up some areas of इराक। इराक एक्चुअली इराक भी नहीं है, ये एक्चुअली कुवैत का एक पार्ट है। तो स्टोरी ऐसा स्टार्ट होता है। अर्ली 1990 क्या होता है कि इराक सद्दाम हुसैन, यू ऑल नो इराक मीन्स सद्दाम हुसैन। तो इराक प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ही हैज इन्वेडेड एंड कैप्चर्ड ए पार्ट ऑफ कौन सा जगह, कुवैत। ओके, कुवैत का एक पार्ट को उन्होंने कैप्चर किया, एक पार्ट नहीं, कुवैत का ऑलमोस्ट पार्ट को उन्होंने कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद उसके ऊपर वो दबाव देके उन्होंने बहुत कुछ करना स्टार्ट किया, वहाँ पर प्रेशराइज करना स्टार्ट किया, अपना पावर को यूज करना स्टार्ट किया। That time when it has went up for long time, that time UN has interfered. Obviously UN will interfere. कुछ भी कहीं पे जगह पे अगर ऐसा कुछ होता है तो UN का नियम है कि UN comes and interferes in any conflicting area whichever happens in the international arena. ठीक है, तो same like that UN also came and interfered and has given a reminder to the Iraqi president Saddam Hussein to quit Kuwait. उसको खाली करने के लिए बोला। ओके, पर सद्दाम हुसैन हैज टेकन दिस, जैसे कि इसका वार्निंग या फिर थ्रेटनिंग जो भी है यूएन ने जब दिया, दिस इज टेकन अप बाय सद्दाम हुसैन इन ए वेरी ब्लफिंग मैनर। ओके, उनको लगा ये सब ब्लफिंग है, ये सब कुछ नहीं होगा, धमकियों पर जो भी उन्होंने बोला ये सब कुछ नहीं होगा, तो लेट मी कंटिन्यू विथ माय फोर्सिंग पावर जो हमने कुवैत पे कैप्चर करके रखा है। ओके, दैट वाज गोइंग ऑन। तो ये चलते चलते फिर जब ये सब जब यूएस ने देखा तो व्हाट हैपेंड, फिर यूएस लाइक केम इन द फ्रंट। ओके, एंड दैट टाइम यूएस हैज प्रेशराइज्ड यूएन की फिर अभी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए उनके ऊपर। इतना टाइम उन्होंने अल्टीमेटम दे के रखा था, फिर अभी कुछ एक्शन लेना चाहिए। सो दैट टाइम व्हाट हैपेंड, यूएन हैज गिवन ए सिग्नल। ओके, एंड देन यूएस विथ इट्स 34 मेंबर कंट्रीज, अब ये 34 मेंबर कंट्रीज कौन है, all the friendly countries, that is NATO members. Okay, NATO, you remember NATO जो 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था, it was established by America। तो मेनली अमेरिकन एलिस जो भी फ्रेंड्स जो भी थे वहाँ पे, तो 34 countries they have joined up with US and they have went up। उसका जो वहाँ पे जो था, ओके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। now that time who was the Iraqi president? He was Saddam Hussein. Huh? Then US president is Senior George Bush. Okay, and what is the reason? Reason is the occupation of Kuwait. Occupation of क्या था? Occupation of Kuwait by whom? By Iran. Okay, so they have to go and attack that area. तो वहाँ पे जाने के लिए उन्होंने क्या किया, this US they have applied something called NATO. Okay, तो NATO में कितने मेंबर आए, 34 member countries have joined up in that invasion. Okay, और जो ट्रूप्स उस 34 मेंबर कंट्री का जो ट्रूप था, वो ट्रूप कितना था? ओके, द ट्रूप इज 6,60,000। ओके, 6,60,000 troops came up under the banner of or leadership of America. They went there, they have tried to again सेट अप ए मिनी टाइप का वार ही हो गया। वो वार होते होते फिर दैट टाइम सद्दाम हुसैन हिज इराकी पीपल, इराकी जो आर्मी थे, दे सफर्ड ए ग्रेट लॉस देयर एंड आफ्टरवर्ड्स इतना प्रेशराइज में आ गए कि वो चला बहुत टाइम तक, और चलने के बाद में अल्टीमेटली दे हैव टू वेकेट दैट एरिया। ओके, सो दे हैव टू वेकेट दैट एरिया एंड आफ्टरवर्ड्स इट वेंट अप। यहाँ पे मैं और एक चीज बोलती हूँ आपको, आपने तो देखा कि कोल्ड वॉर के टाइम में या फिर उसके आगे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के टाइम में जो एटम बॉम्ब्स जो हम लोग जो शब्द बोलते हैं ना बॉम्ब्स, तो ये बॉम्ब्स फर्स्ट ऑफ ऑल किसने फेंका? हु हैज ड्रॉप्ड दोस बॉम्ब्स इन द वर्ल्ड? ऑब्वियसली अमेरिका।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन व्हाट टाइप ऑफ बॉम्ब, एटम बॉम्ब, दैट इज उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय एंड फैट मैन ना। उसके बाद अभी फिर इस जो वार में एक मिनी टाइप का वार जो हुआ था, इस वार में फिर यूएस ने एक बॉम्ब का इनोवेशन किया। ओके, दिस इज इतना रिफाइंड बॉम्ब था ये, तो उन्होंने इस बॉम्ब का नाम क्या दिया, दैट इज स्मार्ट बॉम्ब्स। ओके, स्मार्ट बॉम्ब्स। और 1991 के दौरान हम देखते हैं क्या, जो केबल टीवी नेटवर्किंग सिस्टम ये सब कुछ आ गया था उस टाइम में पूरी दुनिया में, और पूरा दुनिया ने ये जो वार है वो घर में बैठ के टेलीविजन में देखा उन्होंने इस वार को। तो यहाँ पे मतलब हमें पढ़ने में ये मिलता है कि दिस इज लाइक ए वीडियो गेम गोइंग ऑन, ओके, बिटवीन टू कंट्रीज एक्चुअली अमेरिका के बैनर में बाकी कंट्री थे, और उस साइड में ऑपोजिट में कौन था, दैट इज इराक। तो ये वार चलते जा रहा था, उसको लोग देख रहे थे ऐसा कि वीडियो गेम चल रहा है। ओके, सो दैट वार वेंट अप, then pressurized Saddam Hussein, and ultimately Saddam Hussein suffered huge loss, and ultimately they have to vacate that area. Okay, so this is in history known as First Gulf War 1991। और उस टाइम में जो इस आर्मी, यूएस आर्मी का जो नेटो फोर्स जो था, उसका जो बैनर, उन्होंने जो एक बैनर के थ्रू उन्होंने जो काम किया, नेटो का बैनर था, नेटो का जो ग्रुप था, और उसका जो एक उन्होंने एक जो एक्शन लिया, आर्मी ने जो एक्शन लिया, उस एक्शन का नाम उन्होंने क्या दिया था, दैट इज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो व्हाट इज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, दैट इज एन एक आर्मी एक्शन टेकन बाय यूएस एंड इट्स नेटो फोर्सेस against whom, against Iraq, that is Saddam Hussein, okay, for liberating or for vacating Kuwait। तो ये था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो यहाँ पे हमने देखा कि अमेरिका ने क्या किया। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिर हम दूसरे एरिया में, दूसरे जो पावर उसमें हम आते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो आप, मैंने ये दो जगह लिखा है। ओके, दो जगह लिखा मैंने, ये इसको डिफरेंट तरह से लिखा है, इसको क्लिंटन एरा। ओके, when this person went up, next time who came, that is Clinton, okay, Bill Clinton, the next US president, Bill Clinton। So when Bill Clinton, he was a very much liberal person, he was very much friendly type of person, he was not like arrogant and harsh type of person like senior George Bush। Okay, so he is very much opposite to George Bush, so he was very much friendly, and when he came to power, he tried not to go for that military type of actions. First of all, he wanted to bring up some change in American trade system, in economic system, to have a good friendly relations with the other countries, because उस time में that was the era जब वो आए थे, that time even India and US were not going on in a very good friendly relationship। So Bill Clinton tried to reduce the gap between different countries and to have a friendly relationship with the other countries। Then on environmental problem, etc., etc., he was just focusing on all these things। Okay, but एक्शन तो होना ही था, अमेरिका कैनॉट लिव विदाउट एक्शंस। तो अगर एक्शन नहीं होगा तो अमेरिका, हाउ इट इज एन हार्ड पावर अमेरिका। ओके, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिर दो एक्शन जो आया था बिल क्लिंटन के टाइम में। ओके, तो यहाँ पे भी हार्ड पावर यूज किया गया। तो वो कौन सा एरिया था, नाउ सी, यहाँ पे मैंने एक लिखा, एक्शन अगेंस्ट यूगोस्लाविया, दैट इज 1999, यहाँ था 1999। नाउ यूगोस्लाविया जो देश है, यूगोस्लाविया देश में एक जगह था, स्मॉल प्रोविंस वाज देयर, और उस प्रोविंस का नाम क्या था, उस प्रोविंस का नाम कोसोवो, सॉरी, दैट वाज कोसोवो। ओके, तो इन कोसोवो देयर वाज a tribe of people, they were known as Albanians। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं ना एथनिक जो प्रॉब्लम में ट्राइबल्स लोग होते हैं, तो यहाँ पे हम ये एथनिक प्रॉब्लम चल रहा था। तो क्या हुआ, दैट टाइम यूगोस्लाविया में एक प्रेसिडेंट थे, उनके नाम क्या था, हिज नेम इज स्लोबोदन, Slobodan Milosevic। Okay, he was an Yugoslavian president, so he didn't like the Albanian people, so he tried to
फोर्स दिस अल्बेनियन पीपुल, किल द अल्बेनियन पीपुल, और उनका नुकसान पहुंचा कैसे सकते हैं उसका तरीका निकाल रहे थे ये इंसान। ओके, दिस पर्सन स्लोबोदन मिलोसेविच। तो उन्होंने क्या किया, ही हैज अप्लाइड सम फोर्सेस, okay, Yugoslavian army forces on Kosovo, or and at that time he has tried to destroy or kill these Albanian people। और उसके टाइम में बहुत एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस एक स्टार्ट हो गया उस एरिया में। when that was seen by America, okay, then America has done what, again they have combined together, okay, they have combined together, and they again some NATO powers came together, joined up with this America, and they went up and they have tried to reduce down the pressure there, they to reduce down the जो conflict crisis वहाँ पे चल रहा था, to save the Albanians, okay, and afterwards ये सब करते करते लगभग उन्होंने 2 months के ऊपर में उन्होंने जो वार किया, ओके, वार भी नहीं और वार भी एक तरह का था ये, और करते करते उसके बाद ये जो इंसान यूगोस्लाविया का जो प्रेसिडेंट था, he was being pressurized so much by America that afterwards he was forced to resign from Yugoslavia, okay, so उसका जो एक्शन, उसका जो आर्मी एक्शन जब किया था, ओके, अगेंस्ट द यूगोस्लावियन जो आर्मी के ऊपर में एक्शन किया था अमेरिका ने, एंड उस एक्शन का नाम किया था, that was action against Yugoslavia, okay, that was 1999 था वो यार, ओके। उसके बाद हम देखते हैं उसी क्लिंटन ईयर्स में और एक घटना घटा, वो क्या था, that is ऑपरेशन इन्फिनिट रीच 1998, वहाँ पे और एक आर्मी एक्शन हुआ था। ना व्हाट इज दिस थिंग, मैं ये बोलती हूँ, सुनो कि यहाँ पे क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में यूएस एम्बेसीज होता है ना, जो एम्बेसीज होता है डिफरेंट कंट्रीज में, तो यूएस का जो एम्बेसीज 2 एरिया में था, ओके, वन इज नायरोबी केनिया एंड वन इज दार एस सलाम, ओके, तांजानिया, दैट इज दिस एरियाज आर साउथ अफ्रीका। तो उसी जगह में एम्बेसीज में अल कायदा टेररिस्ट हैज वेंट अप एंड अटैक दिस 2 एम्बेसीज, ओके, and some losses has been done also by Al Qaeda terrorists because they were very much active that time. So that time, after some time, America remained quiet for some time, and then they came up with an operation, okay, और उस operation का नाम था Operation Infinite Reach. It was Infinite Reach means to reach to the to kill up or to make them surrender. Who? Those are the Al Qaeda terrorists. Okay, so an army action was done up against those Al Qaeda terrorist people. तो उसका जो नाम गिरा, उसका नाम था ये Operation Infinite Reach. Okay, now the other one I have taken up, that one is Iraq, Operation Iraqi Freedom 2003. This I think students you know it already because I have told you earlier these things. So that story, President Saddam Hussein again, and there was America has thought that Saddam Hussein is making nuclear weapons hidingly, छिप के वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। तो अमेरिका ने वार्न किया था कि whoever has made nuclear weapons so far, उसके बाद नो फॉर, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स में कौन था, यूके था, यूएस था, उसके बाद रशिया था, फ्रांस था, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ओके। तो यूएस didn't wanted further any nuclear weapon mainly in those एशियन कॉन्टिनेंट, इस तरफ में, ओके, एंड दोस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और ये सब में उनको नहीं चाहिए था, मतलब उनको नहीं चाहिए था न्यूक्लियर वेपन्स कोई बनाए, एक्चुअली यही था। सो दे केम टू नो कि सद्दाम हुसैन इज मेकिंग हाइडिंगली न्यूक्लियर वेपन्स, ओके। तो they wanted to strike up in Iraq. So they have talked this thing with UN, but UN Security Council didn't give permission, okay, just to go and attack like that. It was not very much in a very beneficiary way. So UN has not given permission. Then that time this Iraq again फिर क्या हुआ, उसमें अमेरिका जो है, अमेरिका फिर उसका नेटो फोर्स लेके आया। This time 40 countries came together.
40 countries under the banner of America came together, and then they have gone and they have just attacked Iraq. Okay, इराक अटैक करते करते ये वार भी बहुत दिन तक चला, तो वो लगभग 1 मंथ के ऊपर में चला गया. एंड देन आफ्टर वर्स व्हाट हैपेंड, ये चलते चलते ऐसा हो गया कि इराक का हर एक जगह को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. हर एक शहर, हर एक सिटी बोलो आप, टाउन बोलो, जहाँ भी था, गाँव कुछ जो भी था, everywhere it was destroyed. And Saddam Hussein's palace was being destroyed. Saddam Hussein's so many army were being destroyed, killed. Then Saddam Hussein's sons were being killed. Many relatives were being killed. Okay. उसके बाद Saddam Hussein was captured. Okay, captured. He was taken up by America, और फिर उनके साथ बहुत कुछ जो हुआ वास्तव. तो अल्टीमेटली जब वार हुआ और उस जो वार में जो भी कुछ हुआ, ठीक है, सो दैट वार वाज जस्ट नोन एज ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जब वो इन्वेशन हुआ था. देन दैट टाइम जब ये हो गया, खत्म हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया. आफ्टरवर्ड्स इट केम टू नोन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड दैट अमेरिका हैज वेंट अप, एंड देन देयर वाज नो न्यूक्लियर वेपन्स. Okay, there was no searching of nuclear weapons. Even America ने खुद डिक्लेयर किया कि they didn't find any nuclear weapons. And that was again visualized in TV. TV में पूरा वार को दिन के दिन वो दिखाते जा रहे थे. बस लाइव टेलीकास्ट वो दिखाते जा रहे थे वार को. पूरा वर्ल्ड ने देखा इस वार को. So it was seen there was no nuclear weapon. So main reason was America's is military and political. Okay, political mainly. Economic भी था उसका मोटिव किया, to capture up the oil markets in America and to cut off the power of Saddam Hussein, because they were not liking Saddam Hussein's power, उसका जो power increase हो रहा है, they were not liking that thing. Okay, तो अमेरिका यहाँ पे देखो, जो इतना जो स्टोरी मैंने बोला उसमें आके हम जब अगर रुकते हैं तो just think back, what is America? America is America. Okay, so America has done some type of hard power, used some type of hard power, military power, forced the other countries, forced some people to come down, to get through, or to just surrender to them. Okay, so hard power is used by America very much, not little but very much forcibly, अगर हम इसको देखें तो. Okay, so this is some of the part that I have covered up. Okay, so I hope students you have liked this journey of US hegemony as hard power or military power. Thank you students.